इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द लोटस ईटर का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था उसमें हमने सिर्फ वहाँ के एटमॉस्फेयर पर डिस्कस किया था कि देखने में वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरह का था, कौन सा मौसम था और लोकेशन क्या थी। समुद्र का इलाका था, वो समुद्र का किनारा था, एक आइलैंड था, वहाँ पे कुछ 3 पिनेकल्स के बारे में बताया गया था और जो रोशनी थी वो कुछ इस तरह की थी कि सूरज और चांद दोनों एक साथ ही नज़र आ रहे थे। लोग यानी कि मारिनर्स और जो ऑडियसली जो उनका हीरो था वो थकी हुई स्थिति में थे और वो इस इंतज़ार में थे कि कब वो किनारे पहुँचे और कब वो थोड़ी रेस्ट करे। फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो उस आइलैंड के रहने वाले निवासी लोटस ईटर्स थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। लोटस ईटर्स ग्रीक माइथोलॉजी में इनका जिक्र होता है कि लोटस ईटर एक पर्टिकुलर आइलैंड पर रहने वाली ऐसी जनजाति थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोटस प्लांट्स पाए जाते थे। अब ये लोटस प्लांट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है ये कमल का फूल हो, लेकिन इसके बारे में बॉटनिकली कोई प्रूफ नहीं है कि वो पर्टिकुलर किस पौधे के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार ये ऐसा पौधा था जिसमें नार्कोटिक क्वालिटीज़ होती थी, यानी ये नशीला पदार्थ होता था एक तरह से, जिसको खाने के बाद वो लोग नशे में खो जाते थे। पर जो ओरिजिनली कमल का फूल होता है उसमें ऐसी कोई नार्कोटिक क्वालिटी नहीं होती है। तो वो पर्पसफुली उन्होंने जानबूझ के शायद इस पौधे का नाम लिया हो कुछ और, या फिर वो कुछ और रेफर करना चाहते हो, ये कहीं भी क्लियर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि लोटस ईटर्स कहने से मतलब एक ऐसे इंसान के लिए रेफर किया जाता है जो लग्जरी और रेस्टफुल लाइफ जीना चाहता है। तो वहाँ पर वो आदिवासी आ जाते हैं और वो अपने साथ में कुछ स्टेम्स ऑफ लोटस लेकर आते हैं, जो हम इस पोएम में पढ़ेंगे आगे। ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट एन्चांटेड स्टेम, कुछ शाखाएं, कुछ डंठल वो अपने साथ लेकर आए। ऑफ दैट एन्चांटेड स्टेम, उस नशीली पौधे की या उस आकर्षक पौधे की डंठल वो अपने साथ लेकर आए थे। लेडन विथ फ्लावर एंड फ्रूट, उन डंठलों पर फूल भी लगे थे और फल भी लगे हुए थे। वेयर ऑफ दे गेव टू ईच, वहां उन्होंने हर नाविक को एक एक डंठल दे दिया। बट whose did receive of them, पर क्या जिसने भी वो डंठल लिए और उन्हें कंज्यूम किया, एंड टेस्ट चखा उन्हें, टू हिम द गशिंग ऑफ द वेव, यूं समझ लो कि वो लहरों में खोने लगा या नशे में झूमने लगा। फार फार अवे डिड सीम टू मोर्न एंड ड्रिव, और जैसे ही वो नशे में झूमने लगे कहीं दूर चला गया उनका वो दुख और थकान कहीं दूर चली गई। ऑन एलियन शोर, उस अजनबी किनारे पर, क्योंकि वो किनारा उन्होंने भी पहली बार देखा था, समुद्र के बीच में जाते हुए वो थक गए थे और वो रुकना चाहते थे, तब वो किनारा आया था। एंड इफ हिज फेलोज बैक, अब जब वो नशा उन्होंने कर लिया, उसी में से कोई एक सैनिक ये बोल उठा, फेलोज बैक, हिज वॉइस वाज थिन, ये योद्धा थे मगर इस वक्त उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई, इतनी पतली हो गई, एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव, कि जब वो बोल रहा है तब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं कब्र से आवाज आ रही हो जो सुनाई नहीं दे रही। एंड डीप अस्लीप ही सीम्ड, और ऐसा लग रहा है जैसे वो गहरी निद्रा में चला गया, नींद की अवस्था में चला गया हो। यट ऑल अवेक, मगर फिर भी जागा हुए हैं, यानी ये वैसी ही अवस्था है जैसे किसी ने नशा कर लिया हो, जो सो भी नहीं रहा और जाग भी नहीं रहा, या यूं कह लो कि जागते हुए सो रहा है, वो होश में नहीं है। एंड म्यूजिक इन हिज हीयर्स, और जो संगीत की ध्वनियां उसको अपने कानों में सुनाई दे रही है। अब वहां कोई नेचुरली ऐसा कोई संगीत है नहीं, पर संगीत से हम मतलब समझ सकते हैं जैसे सागर की लहरों की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़, पेड़ पत्तियों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, वही संगीत जो उसके कानों में बज रहा है। हर्ट डिड मैक,
उसका मन लग गया, उसका मन मचल उठा है वहां पर। दे सेट देम, और वो सभी एक साथ वहां बैठ जाते हैं। डाउन अपॉन द येलो सैंड, वो पीली रेत पर बैठ जाते हैं। कल भी येलो वर्ड का जिक्र आया था, तो येलो का मतलब यहाँ पे बीच की जो रेत होती है उसके लिए है, तो वो वहीं रेत पर बैठ जाते हैं। His voice, sorry, between the sun and the moon upon the shore। मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि हल्का सा अंधेरा है, हल्की सी रोशनी है, और चांद और सूरज दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं उस वक्त, तो वहीं वो बैठे हुए हैं। एंड स्वीट इट वाज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, वहां बैठकर अपनी मातृभूमि, यहाँ पे फादरलैंड आया है जो कि मदरलैंड के सेंस में ही होता है, वहां बैठकर अपनी मातृभूमि का ख्वाब देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चों के बारे में सोचना, एंड वाइफ एंड स्लेव, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने गुलामों के बारे में सोचना, उन्हें याद करना बड़ा ही सुखद लगता है। बट एवन मोर मोस्ट वियरी सीम्ड द सी, इन चीजों को याद करने से भी ज्यादा थका देने वाली जो चीज उन्हें लग रही है वो था वो सागर। अब उन्हें लग रहा था कि वो बहुत चल चुके थे सागर में। वियरी द और, उन्हें लगने लगा था कि उनकी पतवारें भी थक गई है। वियरी द वैंडरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फॉर्म, अब उन्हें थकान होने लगी थी, जिसको अपन कह सकते हैं सी सिकनेस भी हो जाती है, उन्हें सी सिकनेस होने लगी थी। वैंडरिंग फील्ड्स उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो सागर है वो एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए उसको भटकता हुआ बताया गया है। बैरन फॉर्म का मतलब हर तरफ समुद्र में झाग ही झाग होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये जो फील्ड है, ये जो सब कुछ है, ये अब हमें थका रहा है, परेशान कर रहा है। देन समवन सैड, तभी उनमें से कोई कहता है, वी विल रिटर्न नो मोर, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमें यहीं रहना है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एंड ऑल एट वंस दे सेंग, और बाकी के जितने भी मारीनर्स थे वो भी उसकी आवाज में आवाज मिलाकर कहते हैं, गीत गाने लगते हैं मदमस्त होकर, कहते हैं आर आइलैंड होम, अब ये द्वीप ही हमारा घर है। इस फार बियॉन्ड द वेव, अब हमें लहरों से बड़ा दूर रहना है। विल नो लॉन्गर रोम, अब हम और यात्राएं नहीं करेंगे। और यहाँ से ही फिर वो सारे मिलकर एक साथ एक गीत गाने लगते हैं, जो कि हमारी पोएम में चौरिक सॉन्ग के नाम से एडेड है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जितना ये पढ़ा है अपने समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।